नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी फर्स्ट ईयर डिप्लोमा करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट कोड 1001 यानी कि मैथमेटिक्स फर्स्ट के अंदर एग्जाम की तैयारी करनी है। देखिए, मैंने राजेंद्र भैया जी अपने आप को इस प्रकार से दर्शाया है, इस प्रकार से कहा है कि मैंने अपने लगभग 40 वर्ष के जो टीचिंग लाइफ है उसमें से 11 वर्ष आदर्श विद्या मंदिर को दिए हैं और आदर्श विद्या मंदिर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने पढ़ाना शुरू किया था आदर्श विद्या मंदिर, जो कि विद्या भारती के अंतर्गत चलते हैं। हजारों विद्यालय पूरे भारतवर्ष में है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत एहसान है मेरे ऊपर विद्या भारती का कि आज मैं कुछ बन पाया हूँ। तो मेरा हर इस प्रकार का जो एक अच्छा लेक्चर होता है या कुछ काम करता हूँ तो वो मैं विद्या भारती को समर्पित करता हूँ, क्योंकि मैंने वहीं से बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ कहना चाहिए, सीखा है। तो शुरू करता हूँ। ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये पिछला जो वर्ष का पेपर आया था 2020 में मैथमेटिक्स फर्स्ट का, ये देखिए आप, जिसमें 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में अब देख रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन था उसके 10 भाग थे, पहले का पहला से लेकर पहले के 10वें भाग तक। हर प्रश्न 1 अंक का था। फिर सेक्शन बी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक थे। ये 13 तक थे क्वेश्चन नंबर, हर भाग 2.5 नंबर का। उसके बाद जो सेक्शन सी है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 ये थे और हर क्वेश्चन 10 नंबर का। तो इस तरह से आपके ये जो प्रश्न पत्र था वो 60 नंबर का था। और ये ऐसे था जी, आपके पहले भाग के अंदर सभी 10 प्रश्न करने थे, दूसरे भाग में 12 में से 8 करने थे, तीसरे भाग में 5 में से 3 करने थे। ये 10 नंबर के, ये 2.5, तो 2.5 इंटू 8 20, और ये 10 इंटू 3 30, इस तरह 60 नंबर। लेकिन इस बार पैटर्न बदल गया है। इस बार पैटर्न जो है, एक एक नंबर के 10 आएंगे ऑब्जेक्टिव, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, जो एक सही होगा वही होगा। और बाकी आपको 2.5 की जगह 3 नंबर के हो गए, और 3 नंबर के 6 सवाल होंगे, 3 6 18। और बाकी जो होंगे सी पार्ट के अंदर वो आपके 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 8 चौक 32। 4 क्वेश्चन होंगे, 32 18 कितने हो गए, 50 और 10 60। तो मैं आज जो आपके लिए ये सॉल्यूशन लेके आया हूँ, इसके अंदर एक बात देखेंगे, कुल जो चैप्टर नंबर मैंने लिखा है, यहाँ 1 to 4 लिखा है, मैंने 5 नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें जो आपके सिलेबस में आता है बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रम संचय, वो पिछली बार था नहीं। तो पिछले पेपर में 4 ही यूनिट थे, यूनिट 1 to 4। तो ये मैंने यूनिट 1 से 4 ही लिखा है, क्योंकि उन यूनिट पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर था। और मैंने इस पूरे पेपर को पेज नंबर 1 से लेकर, आप देख रहे हैं, पेज नंबर 36 तक इसको मैं पूरा किया, बहुत डिटेल में समझा हर चीज को, बिल्कुल वैसे किया जैसे परीक्षा में प्रश्न पत्र हल किया जाना चाहिए। आप अगर ये वीडियो बहुत शांति से देखेंगे तो अच्छा आपको लाभ होगा। और ये वीडियो एक में नहीं हो पाएगा, कम से कम 3 वीडियो बनेंगे, एटलीस्ट 3 4 भी हो सकते हैं, ताकि मैं अपनी बात को समझा सकूं। ये मेरा विश्वास है कि जो भी स्टूडेंट मेरे इन वीडियोस को देख लेगा, 3 4 वीडियोस को, क्योंकि मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं उस क्वेश्चन से आसपास की जो बातें होती है वो सब समझाऊंगा, ताकि आप पूरा पेपर जब ये सॉल्यूशन देखें इसका, इस वीडियो के अंदर, तो अपने आप के अंदर एक आत्मविश्वास महसूस करें, जो होना बहुत जरूरी है। पिछले वर्ष पेपर में 60% बच्चे फेल हो गए थे, और मैं चाहता हूं कि इस बार अ, ये इस बात की पुनरावृत्ति ना हो, और इसीलिए मैं दिन रात लगा रहता हूँ बच्चों के काम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे, और मैं अब शुरू करता हूँ। देखिएगा,
पहले का पहला क्वेश्चन। अच्छा, अगर ये मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप इसको यूट्यूब पे जब देखेंगे तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों के बीच में इसको भेजें, उनको लाभ होगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियोस में आपको कई बार बड़ी दिक्कत आती है अच्छी वीडियोस मिलने में, तो आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए पहले का पहला, a प्लस बी इजिकल टू पाई बाय 4 दे रखा है। हमें 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b का मान पता करना है। कैसे किया मैंने? a प्लस बी इजिकल टू पाई बाय 4 यानी a प्लस बी इजिकल टू 45 डिग्री। कारण क्या कि जो ये पाई रेडियन होता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए 180 में 4 का भाग लगाया, 45 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ टेंजेंट लेंगे, दोनों तरफ टेंजेंट लेंगे तो क्या बोलते हैं, टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ द साइड्स। कई बार बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, दोनों तरफ टेन से गुणा करने पर लिख देते हैं, जो गलत है। तो जैसे हम टेन लेंगे तो टेन ए प्लस बी इजिकल टू 1045 हो गया। अब टेन ए प्लस बी का सूत्र आप जानते हैं, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी होता है, और 1045 1 होता है, इसको मैंने 1 अपॉन 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेन ए प्लस टेन बी इंटू 1 करेंगे तो टेन ए प्लस टेन बी आ गया, इजिकल टू 1 को गुणा करेंगे 1 माइनस टेन ए टेन बी से, तो 1 माइनस टेन ए टेन बी आ गया। अब देखिए कि ये जो माइनस टेन ए टेन बी है इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो गया ना, टेन ए प्लस टेन बी, ये माइनस का प्लस टेन ए टेन बी इजिकल टू 1। अब देखिए हमें जिसका मान ज्ञात करना है इसका, जरा ध्यान से देखोगे तो 1 इंटू 1 1 आता है, तो इधर तो कोई 1 है ही नहीं। आप कहेंगे सर वो रहा 1, वो तो उस तरफ है, इसको अगर इधर लाऊंगा तो -1 हो जाएगा, हमको तो प्लस 1 चाहिए। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, इधर भी एक जोड़ दिया, उधर भी एक जोड़ दिया, क्योंकि इक्वेशन है ना, दोनों साइड में समान राशि जोड़नी पड़ती है, वरना बैलेंस कैसे होगी। इधर 1 जोड़ दिया तो 1 प्लस 10 है, बाकी वो को लिखा 10 बी 10 है 10 बी एज इट इज, उधर 1 में जोड़ दिया 1 तो 1 प्लस 1 हो गया। क्या लिखा मैंने, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एडिंग 1 बोथ द साइड्स। अब देखिए 1 प्लस 10 ए को मैं 1 इंटू 1 प्लस 10 ए कह सकता हूँ, और यहाँ मैंने 10 बी कॉमन ले लिया, कॉमन लेते हैं उसको भाग लगाते हैं, तो 10 बी में 10 बी का भाग लगाया 1 प्लस 10 ए 10 बी को 10 बी से भाग लगाया, 10 बी कट गया 10 ए। अब ये 1 प्लस 10 ए कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 10 ए क्या रहा, ब्रैकेट में 1 प्लस 10 बी, और ये मान हमको निकालना था, 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी ही निकालना था। कितना आ गया उत्तर हमारा 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक और प्रकार से कर सकते थे। कैसे, देखिए आप जरा, हमको पता करना है 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी। देखिए ये 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी, पहले गुणा करते हैं इस 1 को दोनों से, तो 1 प्लस 10 ए रहेगा, 1 को गुणा किया इन दोनों से, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 10 ए 10 ए। अब 10 बी को करेंगे इन दोनों से, तो 10 बी इंटू 1 करो 10 बी, प्लस 10 बी को 10 ए से करो तो 10 ए 10 बी। ठीक है, देखिए हम इसका मान निकाल रहे हैं 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी का, ये हमने ब्रैकेट खोला, यानी कि गुणा किया इसको। अब आप देखेंगे ध्यान से 1 प्लस, ये है 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 ए 10 बी, है ना। और यहाँ देखिएगा ये रहा 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 ए 10 बी, यहाँ तक हमने किया था ना पहले, इसकी वैल्यू कितनी थी 1, 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 ए इंटू 10 बी 1, ये हमने 1 यहाँ लिख दी इसकी जगह पर, यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस 1 2, ये हमारा आंसर आ गया, 2 लाइन में आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा 2 लाइन नहीं है ये सॉल्व किया है, और फिर वहां से हमने सॉल्व किया था ना, यहाँ तक आना पड़ेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चल जाएगा दूसरा पार्ट। कॉस 62 कॉस 17 प्लस साइन 62 साइन 17 का मान हमें पता करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, इसमें 2 एंगल रिपीट हो रहे हैं, 62 यहाँ भी है 62 वहां भी है, 17 यहाँ भी है 17 वहां भी है। हमने 62 को ए और 17 को बी मान लिया, जो मानते हैं ना वो लिख देना चाहिए साइड के अंदर। तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये जो रेड मार्क से 1 लिखा ना, इसका मतलब ये 1 नंबर का सवाल आया था एग्जाम में। और आप जानते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी जो होता है वो कॉस ए माइनस बी होता है, फॉर्मूला ये। और वापस ए और बी के मान रख दिए हमने, ए क्या था 62, बी क्या था 17,
दिया 62 17, 62 में 17 घटाओ 45, cos 45 1/√2, आंसर आ गया। दैट्स ऑल। अगला पार्ट देखिए, tan a प्लस बी आपको दे रखा p और tan a माइनस बी दे रखा q और आपको tan 2a का मान निकालना है। देखिए वैल्यू निकालनी है tan 2a की, इसमें कोई b का नाम भी नहीं है और यहाँ दिया जो है उसमें a b दोनों आ रहे हैं। तो क्या सोचना हमको कि अगर हम a प्लस बी में a माइनस बी जोड़े तो b प्लस बी माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2a आ जाएगा। ये ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे। देखिए हमने tan 2a निकालना है, हमने 2a को क्या लिख दिया, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, क्योंकि a प्लस बी में a माइनस बी जोड़ेंगे तो b करके 2a रह जाएगा जो कि है। अब क्या है कि a प्लस बी को मैंने x मान लिया और a माइनस बी को y मान लिया। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में ABCD आते हो ना तो मानना चाहिए x y वगैरह, और क्वेश्चन में x y आते हो तो मानना चाहिए a b, क्योंकि जो मानते हैं और जो क्वेश्चन में होता है वो जो वेरिएबल्स है वो अलग अलग होने चाहिए, वरना क्वेश्चन और फॉर्मूले मिक्स हो जाते हैं, गलतियां होती है। तो हमने a प्लस बी को और a माइनस बी को क्रमशः x और y मान लिया, तो हो गया tan x प्लस वाई। अब tan x प्लस वाई क्या होता है भाई, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, फॉर्मूला ये वही tan a प्लस बी वाला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, पर यहाँ हमने x y किया था क्योंकि प्रश्न में भी आ गया था। अब ये आ गया फॉर्मूला। अब आप वापस से x आपने किसको माना था, a प्लस बी को, y किसको माना था, a माइनस बी को, वापस लिख दो यहाँ पे, x की जगह पे a प्लस बी, y की जगह पे a माइनस बी। और अब आप tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की वैल्यूज आपको दे रखी है ना, p और q रख देंगे, तो ये सब आपके बिल्कुल सोल्यूशन निकल गया। इसकी वैल्यू p, इसकी q, तो p प्लस q अपॉन 1 माइनस पी क्यू। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया पूरा। आसान है ना। चौथा देखिए, एक फंक्शन दे रखा आपको, फंक्शन यानी फलन, इसमें वेरिएबल यानी कि चर राशि है x, तो एफ एक्स बराबर cos x माइनस √3 इंटू साइन एक्स प्लस 4। ये एक फंक्शन भी है, एक आइडेंटिटी भी है, यानी एक सर्वसमीका भी है। इसमें x का मान कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आप x का मान 0 रखोगे तो f0 की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू रखोगे 5 तो f5 आ जाएगा। हमको कहा गया है कि π/3 पर, यानी कि x बराबर π/3 पर इस फलन का मान ज्ञात करो। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू π/2। तो हमने जहां जहां x है वहां लिख दिया π/3। हम कहेंगे f π/3 इज इक्वल टू, देखिएगा cos π/3 माइनस √3 sin π/3 प्लस 4, और π/3 को 60 डिग्री कहेंगे क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री, और π/3 180/3 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2, sin 60 √3/2 प्लस 4। वैल्यू पुट कर दी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसान काम है ना, तो छोटी छोटी बातें सॉल्व करेंगे तो आ गया 3 आ गया। तो हम कहेंगे कि एफ एक्स बराबर cos x माइनस √3 sin x प्लस 4 की वैल्यू x बराबर π/3 पर 3 है, यानी कि f π/3 बराबर 3। देखा ना, एफ एक्स बराबर cos x माइनस √3 sin x प्लस 4 का x बराबर π/3 पर जो मान है वो 3 है। ये हमने जो सॉल्व कर दिया। अब पांचवा पार्ट देखिएगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² दे रखा आपको, और हमको एफ एक्स प्लस एफ 1/x पता करना है। देखिए हमको पता करना है एफ एक्स प्लस एफ 1/x। एफ एक्स तो दे रखा आपको, अब एफ 1/x ऐसे लाए, तो x की जगह पर लिखेंगे 1/x, यानी ये पूरा जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, जहां x नजर आ रहा है वहां लिख देंगे 1/x, क्योंकि हमको f 1/x निकालना है और उसमें जोड़ना है। हमने लिख दिया एफ एक्स प्लस एफ 1/x बराबर। अब देखिए एफ एक्स तो आपको दे ही रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² दे रखा है, और ये जो एफ 1/x है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ 1/x लिखकर, तो यहाँ भी 1/x हो जाएगा, जहां जहां x है वहां पे, तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे 1/x का होल स्क्वायर, ये देखिएगा 1/x का होल स्क्वायर, माइनस 1/x² लिखेंगे 1/, और x की जगह पे 1/x, ये इस तरह से 1/x के स्थान पे 1/x का स्क्वायर। अब ये जो 1/1/x² है, ये अपॉन यानी बटे में बटा तो ऊपर चला जाएगा ना, तो x के ऊपर चला जाएगा। अब ये माइनस x स्क्वायर, ये आपका प्लस x स्क्वायर कट गए,
और ये -1/x², ये +1/x², ये भी कट गए, 0 आ गया। हम कह सकते हैं कि fx + f1/x = 0। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। ये लिमिट का सवाल है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x into e⁻x - log of 1 + x to the base e upon x²। देखिए, अगर कोई लॉग दे रखा है, बेस नहीं दे रखी, उसको ई मान के चलना है, जब तक कि कोई और बेस दे ना दे। तो ये ई मैंने लिखी है, क्योंकि शायद क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, देख लेते हैं। क्वेश्चन में मेरे ख्याल से नहीं दे रखी है, कई बार दे रखी होती है, कई बार नहीं दे रखी होती है। तो इसमें दे रखी है, आपने क्वेश्चन दे रखी है, लेकिन नहीं भी दे रखी होती ना, हम इसको बेस ई ही मानते हैं। अब देखिए, आपको ये अगर लिमिट पता करनी है, पहली बात समझ लीजिए लिमिट क्या होती है। देखिए, लिमिट में क्या होता है कि ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। x का मान 0 नहीं है, ये पहले समझ लो। x का मान 0 की तरफ बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं x टेंडिंग टू 0, x टेंड्स टू 0, यानी कि x का मान 0 की ओर अग्रसर है, ऐसा बोलते हैं इसको। और उस समय हमें इसका मान पता करना है कि कहाँ पहुंचेगा, उसे कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, सीमांत मान। तो आपको ये सवाल करने के लिए e⁻x और log 1 + x की जो सीरीज है वो पता होनी चाहिए, श्रृंखला क्या है पता होनी चाहिए, ये आपको याद करनी होगी। अनंत श्रेणियां है, e⁻x का ये मान है 1 + x + x² + x³ 3 + up to infinity। और log 1 + x जो है, इसका ये है x - x² + x³ 3 - x⁴/4 + up to infinity। तो ये दोनों अनंत श्रेणियां हैं, इसमें अनंत पद होते हैं। ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, x into e⁻x, x into और e⁻x की जो सीरीज थी ना, ये हम लिख दी ब्रैकेट में। आगे माइनस माइनस, ध्यान दीजिएगा, मैंने ब्रैकेट शुरू किया, ब्रैकेट खत्म भी किया। और चूंकि यहाँ x का गुणा हो रहा है e⁻x से, वो अलग चीज है, तो ये हमने कर्ली ब्रैकेट और लगा दिया मंझला कोष्ठक माइनस। अब ये log 1 + x का, ये आपके पता है वैल्यू दी है ना, सीरीज दे रखी मैंने आपको, x - x² / 2 + x³ अब हमने क्या किया, ये ब्रैकेट खोला, इस x को गुणा किया इन सबसे, तो x + x² + ये हो जाएगा, तो आपके सामने पड़ा, वो ब्रैकेट खोल दिया हमने, ये आ गया। यहाँ x कट गया, x कट गया। अब जब आप देखेंगे ध्यान से, अगर यहाँ पे, तो ये पद है x² का, वो भी है x² का, x² + x²/2, हमने इनको साथ साथ लिख दिया, x² + x²/2। फिर देखिएगा, x³ के पद हैं 2, x³ / 2 - x³ / 3, इनको भी साथ साथ लिख दिया। फिर x⁴ 4 / 3 और x⁴ 4 ये भी हमने साथ साथ लिख दिया। और ऐसे अनंत हैं, रुकेंगे नहीं, ये अनंत चलते रहेंगे। जैसे x⁴ 3 है, फिर 4 है, फिर 5, फिर 6, इस प्रकार आते रहेंगे। अब खास बात क्या है कि ये x² में जब मैं जोड़ूंगा x²/2, तो आ गया 3x²/2, एक और आधा कितना होता है 1.5, 3/2। और यहाँ क्या किया मैंने कि x³ में से x² कॉमन ले लिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए दोनों में x³ आ रहा है ना, तो हमने, हालांकि कॉमन तो मैं x² भी ले सकता था, सॉरी, कॉमन तो मैं x³ ले सकता था, पर मैंने x² लिया कि मुझको x² को काटना है, तो मैंने x² ही बाहर निकाला है। तो एक x बच जाएगा ना, x/2 - x/3। वहां से भी मैं कॉमन तो x⁴ 4 ले सकता था, पर मैंने x² ही लिया है, बचेगा x² / 3 + x²/4, और यूं करके सीरीज चलती रहेगी अनंत तक। नीचे x² है। अब क्या किया कि ये x² यहाँ से और एक यहाँ से, ये बाहर निकाल दिया और मंझला ब्रैकेट लगा दिया, तो यहाँ बचेगा 3/2 प्लस यहाँ x/2 - x/3, फिर x² / 3 + x²/4 और अप टू इन्फिनिटी। ये कर्ली ब्रैकेट मैंने शुरू किया, कर्ली ब्रैकेट खत्म भी कर दिया, बटा x² है, और स्क्वायर ब्रैकेट मैंने शुरू किया था ना, उसको खत्म भी करना पड़ेगा। जो ब्रैकेट शुरू करता है वो खत्म जरूर होना चाहिए, ध्यान दीजिए इस बात को। तो अब ये x² से x² कट जाएगा, कट गया।
बाकी क्या बचा, ये बचा, लिख दिया यूं क्यों। अब हमने लिमिट लगा दी। देखिएगा x टेंडिंग टू जीरो था, x टेंडिंग टू जीरो था, तो हमने जहां जहां x आ गया वो जीरो लिख दिया, तो 3/2 बच गया, बाकी सब जीरो हो गए। और 3/2 में कुछ भी जीरो चाहे कितनी बार भी जोड़ दो 3/2 रहेगा, तो हमारा आंसर आ गया। एक्चुअली ये x बराबर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू नहीं है, ये क्या है कि जब जो फंक्शन दे रखा था ना, जब x की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है, व्हेन x टेंडिंग टू जीरो, वो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, वो यहाँ जा रही है, 3/2 में जा रही है। इट इज नॉट 3/2, इट इज लिमिटिंग वैल्यू। यानी जब x का मान शून्य की ओर जा रहा है, तो दिए गए फलन का मान 3/2 की तरफ जा रहा है, ये मतलब होता है इसका। इट इज लिमिटिंग वैल्यू। नाउ लास्ट, लास्ट मतलब इस पेज का लास्ट सवाल है ये, क्वेश्चन पहले का 7वां। ये देखिए लिमिट है, ये भी लिमिट x टेंडिंग टू π/2 cos x अपॉन π/2 माइनस x। अब देखिएगा आपके पास एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो sin x अपॉन x1 होता है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो tan x अपॉन x भी 1 ही होता है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो cos x इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें अपॉन x मत कर देना, डायरेक्ट x को जीरो करेंगे तो cos 0 1 ही होता है। इसमें सब जगह तो कुछ जीरो आ रहा है टेंडिंग टू, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपके x टेंडिंग टू π/2 आ रहा है। अब हम इसको जीरो कैसे बनाए हैं, तो ऐसा नियम है कि आप ध्यान रखें, मैं आपको रफली समझा रहा हूं। अगर कभी x टेंड टू a होता है, अगर कभी x का मान a की ओर अग्रसर होता है, तो आप क्या करें, x को a प्लस h मान लें। क्या मान लें, x को a प्लस h, और x का मान किधर जा रहा है, a की तरफ, यहाँ a लिख दें, तो a इधर आएगा तो जीरो बराबर h, यानी कि हम कह सकते हैं कि h बराबर जीरो। यानी जब x का मान a की तरफ अग्रसर है, तो h का मान जीरो की तरफ अग्रसर है, ये मीनिंग होता है इसका। वही काम हमने यहाँ पे किया है। देखिएगा हमने x को मान लिया π/2 प्लस h, और x को लिख दिया π/2, क्यों, x का मान π/2 की तरफ अग्रसर है, तो π/2 प्लस h, इधर ही π/2 आएगा, तो π/2 माइनस π/2 जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू h, यानी कि h बराबर जीरो। कब, अगर मैं x को π/2 मानूं, तो हम कहेंगे जब x का मान π/2 की तरफ जा रहा है, तो h का मान जीरो की ओर जाएगा, तो ये बात हमने यहाँ लिख दी। यहाँ देखिएगा हमारे क्वेश्चन में था लिमिट x टेंडिंग टू π/2, हमने लिख दिया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और हमने क्या किया कि जहां x था वहां लिख देंगे π/2 प्लस h, ये वाली चीज, बस हो गया काम। तो cos π/2 प्लस h, ये π/2 माइनस x को लिख दिया π/2 प्लस h, ब्रैकेट में, ब्रैकेट खोला, π/2 कट गया, माइनस h आ गया, उधर वो cos 90 प्लस h आ गया। देखिए π/2, हमको पता ना पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो π/2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो cos 90 प्लस h अपॉन ये माइनस h, क्योंकि π/2 कट गया। देखिए आप, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो cos 90 प्लस h हो जाएगा माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन h अपॉन h, जो कि 1 होता है, फॉर्मूला ये, सूत्र है ये। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखिएगा 8वां प्रश्न, हमें 1/2 माइनस 3 आयोटा को x प्लस आयोटा y के रूप में लिखना है। देखिए जब अपॉन में ऐसा आता ना, एक सम्मिश्र राशि यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए कि इसके जो कॉन्जुगेट होता है उससे ऊपर नीचे गुणा करना चाहिए। कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या होती है कि जो रियल पार्ट है उसको चेंज नहीं करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। दोनों पार्ट सेम रहते हैं, बदलते नहीं है, केवल इमेजिनरी पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट मतलब काल्पनिक भाग, यानी जिसमें आयोटा आता है, उसका चिन्ह बदल देते हैं। ये 2 माइनस 3 आयोटा है ना, तो इसकी संयुग्मी संख्या हो जाएगी 2 प्लस 3 आयोटा, और हम इस संयुग्मी ये जो सम्मिश्र संख्या दे रखी है आपको, ये वाली, इसको ऊपर नीचे 2 प्लस 3 आयोटा से गुणा कर देंगे। हम अगर किसी भिन्न के, किसी फ्रैक्शन के अंश और हर
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को गुणा करें समान राशि से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ऐसा क्यों किया? ताकि नीचे से आयोटा गायब हो जाए। कैसे देखिएगा, गुणा कर दिया हमने, देखो देखा। हर चीज जो करते हैं ना आप साइड में लिखिएगा, ये खास बात बता रहा हूँ आपको। हमने ऐसा क्यों किया? देखो ये अंश व हर को 2 - 3 आयोटा की संयुग्मी समिश्र संख्या से गुणा करने पर, by multiplying the numerator and the denominator by conjugate complex number of 2 - 3 iota, यानी कि 2 + 3 iota। अब 2 + 3 iota को गुणा करेंगे 1 से, 2 + 3 iota हो गया। और इसको गुणा करेंगे इससे तो a - b × a + b, ये a² - b² होता है ना मामला। हर चीज आप लिखिए साइड में। आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ काम। कोई भी स्टेप लिखते हैं ना उसका आगे बताइए स्पष्टीकरण कहाँ से आया। ये हमने क्यों किया 2² - 3 आइटा का होल स्क्वायर, क्यों हम जानते हैं कि a - b × a + b a² - b² होता है। अब देखिएगा ये 2 + 3 आइटा और 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और आइटा का आइटा स्क्वायर। अब जानते हैं आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 तो -9 × -1 + 9 हो जाएगा। तो 2 + 3 आइटा बटा 4 + 9 13 हो जाएगा। ये देखिएगा 2 + 3 आइटा बटा 4 + 9 13 हो गया। हमको लिखना है x + आइटा y के रूप में। अब देखिएगा नीचे से देख हमने क्या कर दिया, हमने किया नीचे से आइटा को गायब कर दिया। आपका नीचे आइटा है नहीं, नीचे 13 आ गया 13 जो विदाउट आइटा है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना। अब हम ऐसे सिंपली कर देंगे। जैसे आपको एक बात पता है ना, एक बात आप जानती होंगी, अगर मैं a + b के अंदर c का भाग लगाऊं उसको मैं a बटा c + b बटा c कह सकता हूँ। बिल्कुल वही काम मैंने किया यहाँ पे। 2 + 3 आइटा बटा 13, तो मैंने 2/13 + 3 आइटा बटा 13 किया, तो 2/13 प्लस आयोटा इंटू 3/13। ये हो गया x + आयोटा y के रूप में। x कितना है 2/13, y कितना है 3/13। देखिए लिख दिया हमने, x बराबर 2/13 और y बराबर 3/13। कई बार ऐसे पूछ सकते, बताइए वास्तविक भाग क्या है, काल्पनिक भाग क्या है। राइट डाउन द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट तो है 2/13 वास्तविक भाग, और इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग है 3/13। इस तरह से हमने ये सवाल किया। और आगे चलते हैं, पहले का 9वां भाग देखिएगा। 2x - 1 बटा x - 1 इंटू 2x - 3, 2x - 1 बटा x - 1 इंटू 2x - 3, इसको आंशिक भिन्नों के रूप में व्यक्त करना है। वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो आपको बता दूं मैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। कुछ बातें आपको समझानी पड़ेगी थॉट के अंदर। जैसे 2/x + 1 प्लस 3/x - 2, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये x + 1 इंटू x + 2 x - 2 आएगा, और एलसीएम से इसको भाग लगाऊं तो 2 इंटू x - 2 आएगा, प्लस 3 इंटू x + 1 आएगा। तो यहाँ से 2x आएगा, वहां से 3x आएगा, तो 5x हो जाएंगे। यहाँ से 2 इंटू -2 -4, वहां से 3 इंटू 1 3, तो -4 + 3 -1 बटा x + 1 इंटू x - 2। ये मैंने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए। यानी हम इन दो भिन्नों को, इन दो फ्रैक्शंस को जब जोड़ते हैं तो ये बनता है। अब पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, इसका रिवर्स प्रोसेस है। ये दिया होता ये लाना आसान था, पर ये दिया ये लाना है, ये कहलाता है इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना। देखिए यहाँ अंश में इन द न्यूमरेटर x आ रहा है, जब यहाँ देखिए ऊपर x कहीं नहीं आ रहा है। तो एक बात ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई जो दी गई फ्रैक्शन है वो दो तरह की होती है, या होती है प्रॉपर या होती है नॉट प्रॉपर या इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, यानी कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है कि जो नीचे है ना x के पावर, उससे ऊपर जो x की पावर होती है एटलीस्ट एक कम होती है। देखो यहाँ x इंटू एक्स करेंगे x² आएगा,
पर ऊपर देखिए एक्स है ना, एक पावर कम हो गई, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर का कोई टर्म होता, वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता, या और ज्यादा पावर होती, वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता, हमको डिवाइड करके फिर करना पड़ता, वो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं करना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है तो उसको कैसे करते हैं, वो इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिएगा, यानी अगर आपको कोई प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी, उचित भिन्न दे रखी है, और ये दो आपको दे रखे हैं रेखिक गुणनखंड, लीनियर फैक्टर, आप क्या करेंगे, ये दोनों है ना लीनियर, x-1 और 2x-3, इनको अलग अलग देंगे, एक में नीचे लिखेंगे x-1, एक में लिखेंगे 2x-3, बीच में प्लस लगा देंगे, ऊपर कांस्टेंट लगा देंगे। अगर यहाँ 3 फैक्टर होते तो a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन कर लेते, 4 होते तो a अपॉन b अपॉन c अपॉन d अपॉन, जितने लीनियर फैक्टर होंगे उतनी बार उनको लिखना है ABCD के साथ में। फिलहाल इतनी लंबी चौड़ी बात आपकी नहीं आएगी, ज्यादा 3 तक आ सकती क्वेश्चन, 4 का नहीं आता है। तो अब इसमें भी कई कैटेगरी है, मैं अभी ज्यादा कैटेगरी जाऊंगा फिर ये अपन सवाल से हट जाएंगे, वो मैं चाहता नहीं, फिर भी छोटा सा समझा देता हूँ। मान लो ऊपर कोई फंक्शन एक्स का है कोई भी, और नीचे मान लीजिए x-1 है और x+1 का होल स्क्वायर है, तो दोनों लीनियर फैक्टर है, दोनों रेखिक है, लेकिन इसमें स्क्वायर हो रहा है, और ये हम तय करके मान रहे हैं कि ऊपर जो फंक्शन है x, उसमें जो पावर x की है, और नीचे वाले जो x की पावर है उससे एटलीस्ट एक कम है, यानी फ्रैक्शन प्रॉपर है, भिन्न उचित है। कैसे मानेंगे, ये लीनियर है ना, a अपॉन x-1, ये भी लीनियर है, b अपॉन x+1, लेकिन इसका स्क्वायर है तो c अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, ऐसे माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब कोई लीनियर फ्रैक्शन रिपीट होता है तो इसको 2 बार लिखेंगे। मान लो क्यूब होता तो फिर मैं d अपॉन x+1 का क्यूब भी कर देता, लेकिन फिलहाल वो स्थिति इस क्वेश्चन में नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताया करूंगा, इसलिए मैंने आपको बताया। फिलहाल तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने इसको मान लिया a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-, अब हमें a और b की वैल्यू पता करनी है बस। कैसे, देखिए जरा, ये मैंने वापस लिख दिया एज इट इज। वहां देखिए एलसीएम लिया, एलसीएम कैसे लेते हैं, सिंपली गुणा हो जाएगा, और एलसीएम में भाग लगाया x-1 का, x-1 कट गया, 2x-3 का से गुणा हो गया, प्लस 2x-3 का भाग लगाया तो 2x-3 कट गया, x-1 का गुणा हो गया 20 से। अभी देखिए दोनों तरफ ये x-1 2x-3, x-1 2x-3 सेम है ना, काट दिए, इससे ये कट गया, उससे वो कट गया, क्या बच गया, ये 2x-1 इज इक्वल टू a इंटू 2x-3 प्लस b इंटू x-। अब देखिए खास बात, हमें a और b पता करना है। मैं आपको बता दूं, ये नंबर 2 जो लिखी मैंने, और ये ऊपर लिखा नंबर 1, नंबर 1 क्यों लिखा मैंने, जब हम a और b की वैल्यूज पता कर लेंगे तो यहाँ 1 में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और 2 लिखी मैंने क्यों, ये आइडेंटिटी है। देखिए इसमें हम x का कुछ भी मान रख सकते हैं, कोई आइडेंटिटी, उसमें जो आता है ना वेरिएबल, उसके प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। जैसे आप देखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आइडेंटिटी है। आप कुछ भी इसमें वैल्यू रख सकते हैं ए और बी की, हम यहाँ x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, क्या रखेंगे ये तय करना है। हमें a निकालना है ना, तो अच्छा होगा हम इस पूरी क्वांटिटी को 0 बना दें। अब b तो 0 अपनी कोई हाथ की बात नहीं है, b तो हमें निकालना कितना है, लेकिन हम x-1 को 0 बना सकते हैं भाई। कैसे, अगर मैं x-1 को 0 मान लूं, x कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से हम इसको 0 बना लेंगे, इस क्वांटिटी को, b का मान आ जाएगा। और ये क्वांटिटी में a तो 0 हो नहीं सकता, ये तो निकालना हमको, तो हम 2x-3 को 0 बनाएंगे, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो जैसे ही हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, वो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम a का मान निकाल पाएंगे, और जैसे ही हम x की वैल्यू 3/2 रखेंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, हम b का मान निकल जाएगा। कैसे, देखिए जरा, नहीं जब x रखेंगे 3/2, ये खत्म हो जाएगा, b का आ जाएगा, और जब x रखेंगे 1, वो खत्म हो जाएगा, a का आ जाएगा। देखिए ऐसे x बराबर 1 को
फिर बता दूं, एक बार हमने इसको जीरो किया, x बराबर 1 आ गया, इसको जीरो किया, x बराबर 3/2 आ गया, हमने x को 1 रखा इस आइडेंटिटी में। 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3, a इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3, और वो जीरो हो गया क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो होता है। इससे आपको मिलेगा ये 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1, और a इंटू 2 एकम 2 में से 3 गया तो -1, और 1 में -1 का भाग लगा, -1 आ जाएगा। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको आगाह कर दूं। हो सकता है आप में से कई बच्चे a का मान 2 बता दें अभी। कई बच्चे कहते हैं सर ये -1 है ना, इधर आ गया +1 हो गया, 1 की वजह 2 आ गई। ऐसा नहीं भाई, ये इंटू है, यहाँ पे इट इज इंटू। यहाँ -1 का a से गुणा हो रहा है। अगर आपको a निकालना है ना, इस -1 को इधर लाना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा, तो वो 1 में -1 का भाग लगाएंगे, और जब प्लस में भाग लगाते हैं माइनस का तो माइनस आता है, और 1 में एक भाग 1 आता है, 1 की वजह आएगी -1, ये आ गया -1। अब x रखेंगे 3/2। मैंने आपसे कहा था ना, एक बार x को 1 रखेंगे ना, उससे आपको a मिल जाएगा। अब x रखेंगे 3/2 तो b मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ रखूंगा 3/2, 2 2 कट के 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। वैसे भी हमने 3/2 कहाँ से प्राप्त किया था, 2x माइनस 3 को जीरो मानते हुए, ये जीरो हो जाएगा, आधी पूरा जीरो बन जाएगा। तो x रखेंगे 3/2 तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3/2 माइनस 1, 2 इंटू 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू b इंटू 3/2 माइनस 1। ये देखेगा b इंटू 3/2 माइनस 1, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, आपको b मिल जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, 3 माइनस 1 बराबर b इंटू 1.5 में से 1 घटाया, आधा बच गया, तो 3 में से 1 गया 2 बराबर 3/2, बटा 1 मान लिया इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b इंटू 1 b, 2 इंटू 2 4, b आ गया 4। तो हमने पता लगा लिया कि a तो आ गया हमारा कितना, -1, ये आ गया था -1, b आ गया 4। हमने ये वैल्यू यार पुट कर दी बस 1 के अंदर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1। तो ये हमारा फ्रैक्शन दे रखा था ना, वो क्या आ गया, a कितना था हमारा -1, तो -1 अपॉन x -1 प्लस 4 अपॉन 2x -3 आंसर आ गया। ये देखिएगा, -1 अपॉन x -1 प्लस 4 अपॉन 2x -3, इट इज द आंसर। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर एक अच्छी बात है, हम एग्जाम में आंसर को चेक कर सकते हैं, कुछ सेकंड लगते हैं। हालांकि आपको चेक नहीं करना है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वापस ये बनना चाहिए। देखिए मैंने किया है, -1 अपॉन x -1 प्लस 4 अपॉन 2x -3 सॉल्व किया मैंने इसको। ये क्लास 6ठी 7वीं 8वीं में बता देना, बीजगणित सुंदरी अलजेब्रा में। तो x -1 और 2x -3 का एलसीएम आ गया x -1 इंटू 2x -3, भाग लगाया इसका, ये बच गया, इसको गुणा किया -1 से, प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा, राइट खोला, -2x प्लस 3 प्लस 4x -4, 4x -2x 2x होता है, -4 प्लस 3 -1 होता है, कितना हो गया 2x -1 अपॉन x -1 इंटू 2x -3। ये देखिए 2x -1, ये 2x -1, x -1 2x -3, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये सब हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर इसका। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए पहला सेक्शन पूरा हो रहा है, हम इस वीडियो में यही सेक्शन करेंगे, और अगली वीडियो में बी करेंगे, उसके बाद में सी करेंगे। तो 3 वीडियो होंगे हमारे, पहले में सेक्शन ए, दूसरे में सेक्शन बी, तीसरे में सेक्शन सी। और इसके साथ कुछ आपसे जरूरी बातें करूंगा आपके फायदे के लिए। देखिएगा, पहले का 10वां भाग, आपको एफ एक्स दे रखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें एफ टेन थीटा पता करना है। जब कभी किसी फंक्शन की वैल्यू पता करनी होती है वेरिएबल कि किसी दिए गए मान पर, तो वो मान रख दीजिए आप। हमने x की जगह लिख दिया टेन थीटा, हो गया एफ टेन थीटा। तो वहां भी जहां x आ गया और लिखेंगे टेन थीटा। तो 2 इंटू टेन थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि टेन थीटा का स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं ना, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है भाई, फॉर्मूला ये। देखिए बड़े ये फॉर्मूले कंफ्यूजिंग है, ये 3 फॉर्मूले याद रख लीजिएगा। पहला साइन 2 है, इसके एक तो होता है 2 साइन ए कॉस है,
एक होता है इसका 2tan a अपॉन 1 + tan² ये sin 2a के दो मान होते हैं। अब cos 2a के तो बहुत सारे मान होते हैं। पहला 2 cos² -1, दूसरा 1 - 2 sin²a, मुख्य मान cos² -sin²a, और tan के रूप में होता है 1 - tan²a बटा 1 + tan²a। ये cos 2a के मान होते हैं। देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में जाना है, देखिए इस पेपर को सॉल्व करने में हम कोई पूरी ट्रिग्नोमेट्री या पूरा कोर्स तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, हेल्प हो जाएगी आपकी काफी हद तक। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से कुछ चीज मिल जाए, अभी भी एग्जाम होने में कुछ दिन है, तो मेरा एक टीचमेंट ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करता हूँ। सैकड़ों बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, और एक बहुत नॉमिनल फीस मैंने रखी हुई है, बहुत ही नॉमिनल। आप अगर वो फीस जमा करा के उस ऐप में आए, तो आपको मेरे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। उससे आपको बहुत कम समय के अंदर आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी कि डेफिनेटली पास नहीं, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। बाकी इच्छा आपकी है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। और वैसे कोई समस्या आपको होती है, कोई भी स्टूडेंट जो मुझे सुन रहा है, अगर इस मोबाइल नंबर, ये जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9521663064, 9521663064, इस पर अपना क्वेश्चन अगर व्हाट्सएप करे मुझे, अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस, कौन से कॉलेज के हो, तो मैं हो सकता है कि उनका सोल्यूशन आपको भेज दूं, लिंक उसका, तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो आपको एक ऐप के थ्रू जाकर स्टडी करनी होगी, अगर चाहे तो उसके लिए फीस जमा करनी पड़ेगी आपको। लेकिन आगे चलते हैं कि हाँ, हम ये कह रहे थे आपको, sin 2a के दो मान थे, cos 2a के 3 मान है, एक tan 2a भी होता है। ये होता है 2tan a अपॉन 1 - tan²a। तो काफी मिलते जुलते होते हैं। जैसे ये 2tan a अपॉन 1 + tan²a, ये 2tan a अपॉन 1 - tan²a, ये 1 - tan² अपॉन 1 + tan²a। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस होनी जरूरी है बहुत ज्यादा, वरना गलतियां हो जाएगी आपसे। यहाँ देखिएगा 2tan θ अपॉन 1 + tan²θ, ये एक ही जगह थीटा है, तो ये sin 2a ना होकर sin 2θ हो जाएगा, sin 2θ, और ये इसका आंसर है। तो इस तरह से मैंने आपके लिए आज ये जो सेक्शन 1 था पेपर का, उसके जो 10 पार्ट थे, वो मैंने आपके लिए सॉल्व किए। तो कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको लागू करें, और नहीं तो एक सूचना के रूप में इसको दे रहा हूँ मैं। देखिएगा, अब जो सेकंड सेमेस्टर आने वाला है आप लोगों के लिए, देखिए अभी जो मेरे को सुन पा रहा है कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से, उसमें या तो बच्चे होंगे जो अभी नए हैं इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में, जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनका रिजल्ट शानदार हो। पिछली बार 60% बच्चे फेल हो गए थे, और आप इस बार पास हो जाए, ऐसी मैं अपेक्षा करके चल रहा हूँ। और इसलिए मैंने आपको ये नंबर दिया, अपने मोबाइल नंबर। कोई भी अपनी समस्या पूछेगा, वो निःशुल्क में सोल्व करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, मुझे पता पड़ने पर। केवल व्हाट्सएप करें मेरे को बस आप लोग, तो उसका समाधान करूंगा। लेकिन आगे के लिए जब आप लोग, अच्छा, कौन कौन पढ़ रहे उसकी मैं कर रहा था। एक तो पढ़ रहे बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के, कई बच्चे ऐसे हैं जो इस समय थर्ड सेमेस्टर में, लेकिन उनके पेपर बैक आ गया फर्स्ट सेमेस्टर का। कोई बच्चा सिविल ब्रांच का है, कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है, कोई मैकेनिकल, कोई कंप्यूटर साइंस, कोई दूसरी। तो मैं 3 ब्रांच के बच्चों से बात करना चाहता हूँ, सिविल खास करके, फिर मैकेनिकल, और बस 2 ही ब्रांच, सॉरी, सिविल और मैकेनिकल। तो मैंने अगले सेमेस्टर में ये कुछ अपनी ओर से प्लान किया है। देखिए आजकल स्टूडेंट्स जो हैं, वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, हजारों रुपया। आज अगर आप एक कोचिंग करने जाते हैं कहीं पर भी, तो 2-2,500 रुपये कम से कम खर्च होंगे आपकी फीस के। और फिर आने जाने में खर्चा होता है, पेट्रोल खर्चा होता है, मेहनत होती है। तो मैंने बहुत कम फीस के अंदर एक व्यवस्था की आप लोगों के लिए। एक टीचमेंट ऐप है, मैंने मात्र 599 रुपये, ₹599 पर सब्जेक्ट। अगले सेमेस्टर में जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, वो होंगे सेकंड सेमेस्टर में, और उनके 2 सब्जेक्ट हैं, 2001 मैथमेटिक्स सेकंड और 2005 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आप सही मानिए मेरी बात को, पिछले सेमेस्टर में
बच्चों को कोरोना के कारण प्रमोट कर दिया गया था, तो पता ही नहीं पड़ा कि सब्जेक्ट कैसे हैं, वरना ये सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा बैक आती है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। वैसे तो आसान है, समझ में आने बात, लेकिन जब तक समझ में नहीं आती तो मुश्किल है। तो मेरा चूंकि काफी अच्छा अनुभव है लगभग 40 वर्षों को पढ़ाने का, तो मैं अपने टीचमेंट ऐप की मदद से बच्चों को कोचिंग दिया करूंगा ऑनलाइन, लेकिन वो रिकॉर्डेड वीडियो होंगे। रिकॉर्डेड वीडियो मतलब कोई स्टूडेंट एग्जाम तक उसको जितनी बार चाहे वीडियो देखे, जितनी बार चाहे जब चाहे तब देखे, और सिर्फ फीस 599। वो कैसे करेगा उसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे, आज ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये सेकंड सेम के बच्चे में से पूरे राजस्थान में कहीं भी हो, इस प्रकार से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया करता हूँ बच्चों का, और उसकी सहायता से भी बहुत सी उनकी व्यक्तिगत समस्या जो होती है अलग अलग बच्चों की, वो मैं सॉल्व किया करता हूँ, और बहुत शानदार रहेगा। आप हजारों रुपए खर्च करके भी वो प्राप्त नहीं कर सकते जो कि मुझसे प्राप्त करोगे मात्र 599 के अंदर। ये अगले सेमेस्टर की बात है। अब जो बच्चे सिविल ब्रांच के हैं इस बार, और जो थर्ड सेम में है, और जो फर्स्ट सेम का बैक दे रहे हैं, उनके लिए सूचना है। सब्जेक्ट होगा 4001 हाइड्रोलिक्स, 4002 एडवांस सर्वेइंग, 4003 थेरेपी स्ट्रक्चर। तो इन तीनों की फीस मैंने रखी सबकी 599, 599, 599। कोई भी सब्जेक्ट लो, 599 में मैं ऑनलाइन कोचिंग दूंगा। ऑनलाइन कोचिंग में आपको कुछ नहीं है, मेरे मोबाइल नंबर के माध्यम से मेरी यूपीआई आईडी के हिसाब से ऑनलाइन फीस जमा करनी है 599 एक सब्जेक्ट के लिए, और हम आपको उस ऐप में एंट्री दे देंगे। फिर आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे एग्जाम तक, आप वीडियो देखते रहो, दिक्कत आती है व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्या सॉल्व करो, दैट्स ऑल। एग्जाम तक आपके बहुत शानदार मार्क्स आ जाएंगे। यानी मात्र 599 यानी 600 रुपए में वो प्राप्त कर लोगे जो शायद 6000 देके भी प्राप्त न कर सको कहीं और से। तो ये सिविल ब्रांच के लिए। नो, मैकेनिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट है उनके लिए बात कर रहा हूँ कि मैकेनिकल ब्रांच में एमए है, एमपी है, एमई है, यानी मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसमें सब्जेक्ट आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल भी है अगर तैयारी नहीं की जाए तो। वो भी मैं ₹599 में आपको कोचिंग दूंगा ऑनलाइन, जो बच्चे हैं उनके लिए। तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। और एक और सूचना है कि आपके कॉलेज में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो अभी इस समय थर्ड ईयर रेगुलर में है, यानी वार्षिक पद्धति, जिनके कोर्स वार्षिक पद्धति का है, उनके एग्जाम भी जून जुलाई में होंगे। आपके एग्जाम होंगे फोर्थ सेम के, उनके होंगे थर्ड ईयर के। अगर ऐसे बच्चे उन तक मेरी बात पहुंचाए, ये वो सब्जेक्ट है जिनमें कि कई बच्चों का डिप्लोमा कैंसिल हो गया है। ये वो सब्जेक्ट है, 6-6 साल 7-7 में पास नहीं होते, बच्चे फेल हो जाते, डिप्लोमा कैंसिल हो जाता है। और मैंने आज तक जो बच्चे पढ़ाए, कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। तो ये 3 सब्जेक्ट है, सी 301, सी 302, सी 303। थ्योरी स्ट्रक्चर्स, डिजाइन ऑफ स्किल स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। मैं सिर्फ 999 यानी 999 फीस के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट दूंगा। ये मतलब अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब 999 रुपीज पर सब्जेक्ट। अरे ये वार्षिक पद्धति है, सालाना कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है ये आपकी जो कोर्स है ना उससे डबल कोर्स है ये, इसलिए फीस मैंने थोड़ी ज्यादा रखी है इसके अंदर। आप सूचना देंगे तो बहुत फायदा बच्चों को होगा। इसके अलावा मैंने बता रखा आपको, मेरे से आपको अगर ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, मेरी यूपीआई आईडी है ये rvyas6231@OKAHS। परीक्षा की तिथि तक अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए टीचमेंट ऐप की हेल्प से मेरे वीडियोस एवं स्टडी मटेरियल की, अच्छा केवल वीडियोस नहीं, मेरे स्टडी मटेरियल की पीडीएफ भी होगी उसके अंदर, आप उसको देख सकते हो। डाउनलोड तो नहीं कर सकते, ना किसी को आगे भेज सकते, लेकिन देख सकते हैं। जब चाहे देखें, जितनी बार चाहे देखें, अपनी सुविधा अनुसार। व्हाट्सएप ऐप ग्रुप के माध्यम से स्पेशल कोचिंग दी जाती है। आज मान लीजिए मेरे से कोई 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में उनकी समस्याओं पूछूंगा और उनका समाधान करूंगा। यानी एक तरह से होम कोचिंग से भी बेस्ट ये कोचिंग होती हो जाएगी। अब ये जोधपुर के जो बच्चे हैं, जीपीसी जोधपुर के या किसी और कॉलेज जोधपुर के, मैं चूंकि जोधपुर का हूं तो मैं ऑफलाइन कोचिंग भी दिया करता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट कोड 2001 और 2005। अगर कोई मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहे तो उसकी फीस भी मैंने रखी है मात्र 2100 रुपए, 2100 रुपए की।
ऑफलाइन में से पढ़ सकता है। इसके साथ में सिविल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए CE 4003 यानी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स और ME 4002 मैकेनिकल ब्रांच के लिए यानी कि स्टैंडर्ड मटेरियल्स, इनकी भी ऑफलाइन कोचिंग में अवेलेबल करूंगा जोधपुर के अंदर, और उसकी फीस भी 2100 रुपए, यानी पर सब्जेक्ट 2100। सिविल के 2 सब्जेक्ट और हैं, लेकिन वो मैं ऑफलाइन में नहीं रखूंगा, वो ऑनलाइन में रखूंगा केवल, कुछ कारण है व्यक्तिगत, इस वजह से। अब क्या है कि सिविल ये जो सेकंड सेम के बच्चे हैं रेगुलर, वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कई सब्जेक्ट लेकर। 2 सब्जेक्ट में ले रहा हूँ, ये 2 सब्जेक्ट के हिसाब से फीस है। लेकिन अगर कोई 4 सब्जेक्ट पढ़ना चाहे, सब्जेक्ट 5 है, एक तो IT तो बहुत आसान है, लोग नॉर्मली कोचिंग नहीं करते। बाकी सब्जेक्ट एक तो देखिए 2001 2001 मैथ सेकंड, 2002 फिजिक्स सेकंड, 2004 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और 2005 यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक, ये 2 तो मैं लूंगा और ये 2 के लिए मैंने एक एक्सपर्ट रखा हुआ है। तो ये 4 सब्जेक्ट की कोचिंग एक साथ जो करेगा, तो मैं सिर्फ 7500 रुपए फीस के अंदर, ओनली 7500 फीस के अंदर ऑफलाइन कोचिंग दूंगा और रिजल्ट शानदार रहेगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये मैंने कुछ सूचना आप लोगों को दी है, अगर आगे भेजे मुझे अच्छा लगेगा और बच्चों के हित की बात होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात इस वीडियो में समाप्त करता हूँ। अब 2 वीडियो अभी मेरा आपको और मिलेंगे, जिसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 होगा, यानी कि सेक्शन B पेपर का और सेक्शन C, और उसके बाद ये अपना पेपर सोल्यूशन पूरा हो जाएगा। थैंक यू।